गुड इवनिंग साथियों, मैं अनिल कुमार सिंह आप सबके बीच उपस्थित हूँ। आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? तो चलिए आज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, शायद हमारी बात आपको समझ में आए। इसके लिए दो मान्यताएं किताबों में दी गई हैं। पहला धार्मिक सिद्धांत, दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार कहा गया है, संस्कृत में एक श्लोक है कि हिरण्यागर्भा संवर्तते अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सहदाघात पृथ्वी धामेताम कस्महि देवाय हविषः वित्तेत। इसके अर्थ में ना जाके हम आगे बढ़ते हैं। जो वैज्ञानिक सिद्धांत है हम उस पर चर्चा करते हैं, धार्मिक सिद्धांत की यहाँ बात नहीं करेंगे। विद्वानों के अनुसार जब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत लिखे गए तो उसमें दो बातें निकल के आई, दो विचारधाराएं निकल के आईं। एक वे लोग जो अद्वैतवादी संकल्पना के प्रतिपादक थे या समर्थक थे, और दूसरे वे लोग जो द्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक थे। अद्वैतवादी संकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति जो कराई गई वो केवल एक तारे से कराई गई, अर्थात एक तारा मीन्स सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तारा है। सन इज अ वन स्टार, ओनली वन स्टार। और अद्वैतवादी संकल्पना जो कि एक तारे की उत्पत्ति से यानी एक सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति कराई गई है, इसमें इमैनुअल कांट, लाप्लास ये दो विद्वान मुख्य हैं। और दूसरे जो द्वैतवादी सिद्धांत है, उस द्वैतवादी सिद्धांत में चैम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज की ज्वारीय परिकल्पना तथा NH रसेल, ये इतने लोग द्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक थे। और इन्होंने कहा कि सूर्य केवल अकेले नहीं था, बल्कि दो और तारे थे। यानी अद्वैतवादी में एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति कराई गई, द्वैतवादी सिद्धांत में चैम्बरलेन, ग्रहाणु, जेम्स जीन्स, जेफ्रीज आदि विद्वानों ने सूर्य के अलावा दो और तारे की कल्पना की। तो चलते हैं, यहीं से हम एक सिद्धांत उठाते हैं, अद्वैतवादी संकल्पना जो एक तारा यानी एक सूर्य से उत्पत्ति की बात करता है। सिद्धांत का नाम है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। यह परिकल्पना 1755 ईस्वी में की प्रतिपादित किया गया था। मुझे आशा है कि आप इस सिद्धांत से आज पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे और समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो कांट महोदय थे वो जर्मन के एक बहुत बड़े फिलासफर थे। जर्मन जो कि दार्शनिक थे, ये फिलासफर थे। तो फिलासफर का काम ही होता है कि कुछ चीज़ें मान लेना। तो इन्होंने भी अपने सिद्धांत में माना। क्या माना? 1755 में जब इन्होंने सिद्धांत का नाम रखा वायव्य परिकल्पना, तो इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर कुछ बेस को मानते हुए अपने सिद्धांत की शुरुआत की। अर्थात इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर ही अपने तथ्य रखे। सबसे पहले कांट ने ये मान लिया कि इस प्राचीन काल में, अतीत काल में, अर्थात जो यूनिवर्स है हमारा, जो ब्रह्मांड है हमारा, उस ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ, इसे प्रीमोर्डियल मटेरियल कहते हैं, बिखरे हुए थे।
यानी कांट ने जब सिद्धांत की शुरुआत की तो सबसे पहले ये माना कि हमारे इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में दैव निर्मित कुछ आदि पदार्थ, कुछ मटेरियल्स थे, जो मिट्टी के कण, पत्थर, टुकड़े ऐसे। तो प्रारंभ में ये पदार्थ, जो आदि पदार्थ था, ये बहुत ही कठोर था, शीतल था और गतिहीन था। ध्यान रखिएगा इस बात को, कठोर, शीतल और गतिहीन रूप में ये आदि पदार्थ था। अभी आगे इस 3 शब्दों का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, कठोर, शीतल और गतिहीन। फिर कुछ समय बीता तो कांट ने पुनः यह मान लिया, अपने सिद्धांत और चीज़ें जोड़ी। क्या जोड़ा? इन्होंने कहा कि ये जो पदार्थ हैं, जो आदि पदार्थ हैं, ये आपसी आकर्षण के कारण एक दूसरे से टकराने लगे। अर्थात ये जो मिट्टी के कण, टुकड़े, पत्थर के कण थे, जो आदि पदार्थ ब्रह्मांड में कठोर रूप में, शीतल रूप में और गतिहीन रूप में, यानी उसमें कोई गति नहीं थी, जहाँ थे स्थिर थे, ठंडे थे और कठोर थे। लेकिन जब ये धीरे धीरे टकराए, एक दूसरे से आकर्षित हुए, आकर्षण के कारण टकराए। कैसे? आकर्षण के कारण, अट्रैक्शन के कारण। तो जब टकराव हुआ तो ये टकराने के कारण इसमें टेम्परेचर और भ्रमण गति का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। जैसे ही एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से टकराता है, उस आदि पदार्थ में टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी भ्रमण गति बढ़ जाती है। मैंने पहले बताया कि ये कठोर थे, शीतल थे, गतिहीन थे, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक कण दूसरे कण से टकराते हैं, किसके कारण? आकर्षण के कारण, आकर्षण बल के कारण, और फिर इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है और भ्रमण गति बढ़ जाती है। अब इनका सिद्धांत यहाँ से बड़ी तेज़ी से आगे निकलता है और आगे चल के इन्होंने कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इस आदि पदार्थ के भ्रमण की गति भी बढ़ती जाती है और टेम्परेचर और भ्रमण गति, यानी ये ऐसे गोल गोल नाचने लगते हैं। टेम्परेचर और भ्रमण गति के कारण ये निरंतर आगे चलकर एक वायव्य राशि में परिवर्तित हो जाते हैं। वायव्य राशि मीन्स जैसे आप सिगार पीते हो, सिगार पीते हो या किसी को देखा हो, वैसे तो पीना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जैसे किसी को आपने पीते हुए देखा हो सिगार, तो जिससे जैसे उसका धुआं निकलता है और जैसे जैसे वो फैलता है, ठीक उसी रूप में ये कण वायव्य राशि में परिवर्तित होने लगे, एक सिगार के रूप में परिवर्तित होने लगे। और आगे चलकर ताप तथा भ्रमण गति, यानी टेम्परेचर और रोटेशन बढ़ता गया। इसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ एक तप्त और गतिशील निहारिका, जिसे हम नेबुला के रूप में परिवर्तित हो गया। अर्थात जैसे जैसे इसमें ताप बढ़ता गया और इसकी भ्रमण गति बढ़ती गई, यानी इसकी गोल गोल घूमने की क्षमता बढ़ी और टेम्परेचर बढ़ा। जैसे भी 2 व्यक्ति को लड़ा दिया जाए तो आप देखेंगे दोनों का गुस्सा और तेज, अगर एक दूसरे को पीट रहा है, एक नहीं पीट पा रहा, तो इस दोनों में टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर और रोटेशन, ये दोनों जब कणों के बीच बढ़ा तो वहाँ पर प्रारंभिक शीतल और गतिहीन वायव्य पदार्थ एक तप्त और गतिशील नेबुला में परिवर्तित हो गया, अर्थात सिगार के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर यही नेबुला, निहारिका जिसे बोलते हैं, हिंदी में निहारिका, इंग्लिश में नेबुला, तो यही नेबुला या निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ ही, यानी ताप के जन्म के साथ ही घूमने लगी। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता गया, इसकी घूमने की गति भी बढ़ती गई। पहले तो प्रारंभ में क्या था? ये कठोर था, शीतल था, गतिहीन था। याद आई बात? मैंने ये 3 बातों पर आपको जोर देने के लिए कहा था कि जब प्राचीन काल में ब्रह्मांड, यूनिवर्स में ये आदि पदार्थ फैले हुए थे, तो इन्होंने सबसे पहले ये माना कि वहाँ पर यूनिवर्स में, यानी ब्रह्मांड में कठोर, शीतल और गतिहीन पदार्थ थे। लेकिन जैसे जैसे इनका सिद्धांत आगे बढ़ता जाता है,
कणों के बीच में टकराव होता है, टकराव के कारण ताप बढ़ता है, भ्रमण गति बढ़ती है, धीरे धीरे इनका आकार चेंज होने लगता है, वायु राशि में परिवर्तित होने लगते हैं और धीरे धीरे जब इनकी और ज़्यादा गति और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये नेबुला में परिवर्तित हो जाते हैं और ये नेबुला में परिवर्तित होने के कारण इनका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब आकार बढ़ता है तो आकार बढ़ने के कारण ताप में भी वृद्धि होती है और जब ताप में वृद्धि होती है तो उस ताप में वृद्धि के कारण निहारिका की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लगी। यानी आकार बढ़ा तो ताप भी बढ़ा और जब ताप बढ़ा तो इनके घूमने की गति भी बढ़ी। ये तीनों चीज़ें मिलकर के इसको और बड़ा आकार दे दिया। इस प्रकार निहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, कि केंद्रापसारित बल यानी केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला बल, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, तो इस निहारिका में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करने लगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। तो केंद्र से बाहर की ओर जब शक्तियाँ निकलने लगी तो निहारिका के मध्य में उभार आने लगा। यानी जैसे कोई गेंद का या फुटबॉल हो या गेंद हो और वो बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा हो, मूव करते 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 उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो केंद्रापसारित बल होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, उसमें केंद्र से बाहर की ओर बल कार्य करेगा और इस क्रिया के कारण ही निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा और ये उभार इतनी तेज़ी से बढ़ा, यानी केंद्रापसारित बल की तीव्रता के कारण, कि उस आद्य पदार्थ से, या फुटबॉल मान लीजिए, उस फुटबॉल से या उस आद्य पदार्थ से जो ब्रह्मांड में घूम रहा है उससे एक छल्ला बाहर निकला। छल्ला तो आप समझते ही हैं, ठीक, एक कण बाहर निकला जो छल्ले के रूप में था। तो उस आद्य रूपी जो मटेरियल था, जो बड़ी तेज़ी से घूम रहा था, टेम्परेचर भी ज़्यादा था, उसका आकार भी बढ़ रहा था, तो आकार बढ़ने के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और अपने कुछ तत्वों को छलका दिया। अर्थात तेज़ी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कार्य कर रहा था वहाँ से उस निहारिका के मध्य से जो उभार हुआ, उस उभार के कारण तेज़ी से केंद्रापसारित बल की तीव्रता के कारण एक छल्ला निहारिका से बाहर की ओर निकला। अर्थात उस पदार्थ से एक छल्ला या एक कण कह लीजिए बाहर निकला और यह क्रिया पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, कंटिन्यू, लगातार होता गया और कितनी बार हुआ? 9 बार हुआ। अर्थात उस आद्य पदार्थ से, उस निहारिका से 9 छल्ले बाहर निकले। इस प्रकार यही 9 छल्ले आगे चल कर के 9 ग्रह कहलाए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लेटो। इसमें ही हमारी पृथ्वी, एक ग्रह पृथ्वी भी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरे ग्रह पे पृथ्वी है। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है वायु कांड के अनुसार। इस प्रकार कांडजन्य पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्रापसारित बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्लों के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। अर्थात जब 9 छल्ले ऐसे निकले तो एक छल्ला पृथ्वी वाला छल्ला रहा होगा, जो वो पृथ्वी वाला जो छल्ला रहा होगा वो धीरे धीरे उसके सारे छल्ले इकट्ठे हुए होंगे, एक गांठ के रूप में परिवर्तित हुए होंगे, ठोस हुए होंगे और फिर धीरे धीरे आगे चल के यह पृथ्वी के आकार के रूप में परिवर्तित होंगे। अब आपके सिद्धांत तो यहीं समाप्त हो जाता है और इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि 9 छल्ले ही क्यों निकले? ये तो हमारे मन में भी आ रहा है। मैं भी यही सोचता हूँ कि 9 छल्ले ही क्यों निकले। जैसे आप सोचते हैं वैसे हम भी सोचते हैं। तो जैसे किसी एक व्यक्ति को दौड़ा दिया जाए, उसकी कैपेसिटी 5 किलोमीटर हो और उसको हम
10 किलोमीटर दौड़ा दे, तो 5 किलोमीटर के बाद वो जितना भी दौड़ेगा, निस्संदेह बिना उत्साह के, बिना बल के, हो सकता है आगे चल के वो गिर जाए, चक्कर खा के दम तोड़ दे। तो हो सकता है कि जो कांट महोदय ने अपनी परिकल्पना में आदि पदार्थ मटेरियल लिया, उसमें नव छलने के बाद स्थान ही न रह गया हो, यानी बल ही न रह गया हो, या यूँ हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी हों कि वहाँ से अब और खंड निकलने बंद हो गए हों, या ये भी हो सकता है कि और भी छल्ले निकले हों, लेकिन हमारे जो सिद्धांत के जनक हैं उनको ये पता ही ना हो। कुछ भी हो सकता है साथियों। इसलिए लेकिन जो किताबों में है, जो हमने पढ़ा है, हम आपको वही बताएंगे, क्योंकि अलग से हम अगर रचना करेंगे तो फिर पूरी दुनिया हमारी दुश्मन हो जाएगी। इसलिए जो किताबों में है बस उतनी ही चर्चा करेंगे, उसके आगे नहीं। आशा है आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा, और यूँ ही आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।